आज इस बुलेटिन में बात होगी महिलाओं के लिए राहुल गांधी के बड़े ऐलान की, चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के सुप्रीम कोर्ट में जवाब की, बात करेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर मचे घमासान की, जानेंगे सीएम पद के बाद अब मनोहर लाल खट्टर ने क्यों दिया विधायक पद से इस्तीफा, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे शेयर बाजार में बड़े घोटाले के संकेत की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का महाराष्ट्र में दूसरा दिन आज धुले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई के प्रयोग पर जनता के बीच पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा की नायब सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास, ध्वनिमत के जरिए स्पीकर ने की घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, तुम सीएम बदलते रहना, हम एक दिन पूरी सरकार बदलेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जेडीयू को रूढ़िवादी पार्टी बताते हुए इशारों में कहा, सरकार में काम करने में हो रही थी रुकावट। और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, सभी 60 सीटों के उम्मीदवार घोषित, सीएम पेमा खांडू मुक्तो से लड़ेंगे चुनाव। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम चरण में अब राहुल गांधी पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गए हैं। आज उन्होंने नारी न्याय को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी की गारंटी को प्राथमिकता देने का ऐलान पहले ही कर दिया है और धीरे धीरे एक के बाद एक जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मुद्दे भी बटोर रही है। इसी कड़ी में नारी न्याय को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा की है। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर नारी न्याय पर कांग्रेस की 5 गारंटियों को लेकर जानकारी देते हुए लिखा, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। कांग्रेस आपको 5 ऐसी गारंटियां दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। महालक्ष्मी, सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी। आधी आबादी पूरा हक, जिसके तहत केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने की गारंटी दी जाती है। शक्ति का सम्मान, इसके तहत आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना करने की गारंटी है। अधिकार मैत्री, जिसके तहत सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की गारंटी, जो महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेगी। सावित्रीबाई फुले छात्रावास, जिसके तहत देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या 2 गुनी कर हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सुनिश्चित करने की गारंटी दी जाती है। कांग्रेस का लक्ष्य देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बराबरी का प्रतिनिधित्व देना है। यह 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खोलने जा रहे हैं। राहुल के तेवरों से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है, तो चुनावी बॉन्ड के सार्वजनिक होने का भी अब उसे डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है और इसे लेकर एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। तो क्या है इस हलफनामे में, देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार शाम 5:30 बजे एसबीआई ने चुनाव आयोग को एक पेन ड्राइव सौंपी। इस पेन ड्राइव में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसे लेकर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश 11 मार्च को दिया था, उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा, हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी है। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है, इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इन कैश कराने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल भी हैं। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामे दायर किए हैं, उसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है, यानी सिर्फ 187 बॉन्ड का पैसा ही अभी तक कैश नहीं कराया गया है। ये बॉन्ड या तो खरीदने वालों के पास है या पार्टियों को मिले भी हैं तो उसने इन्हें कैश नहीं कराया है। दरअसल बॉन्ड को 15 दिन के अंदर ही कैश कराना होता है। ऐसे में 187 बॉन्ड तय समय पर कैश नहीं कराए गए,
जिसके बाद इन बॉन्ड की जो रकम थी उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बीच चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी बयान देते हुए कहा है कि SBI की तरफ से उन्हें चुनाव बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इस जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। 15 मार्च को चुनावी बॉन्ड का सच दुनिया के सामने आ जाएगा और इसी दिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर भी कोर्ट बड़ा फैसला सुना देगा। दरअसल मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में फंसती दिख रही है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर तो विवाद था ही और अब इन आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 14 मार्च को सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव राजीव मणि को लिखे इस पत्र में उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की प्रोफाइल वाले डोजियर की मांग की है। पत्र में अधीर रंजन ने उनसे चुनाव आयुक्त पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण उनके बायोडेटा के साथ भेजने को कहा है। इसके साथ ही सरकार से समान प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। अधीर ने बताया कि सर्च कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्तियों की बायो प्रोफाइल चयन समिति की बैठक से पहले ही उन्हें सौंपने पर सही निर्णय लेने में आसानी होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 3 सदस्यीय कमेटी फैसला करेगी, जिसमें पीएम मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक और केंद्रीय मंत्री शामिल है। हालांकि सरकार नियुक्ति को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन नए कानून के तहत आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं और अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर संशय बरकरार है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की इतनी भी क्या जल्दी है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार को बतानी पड़ेगी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वैसे मुश्किलें उसकी हरियाणा में भी बढ़ती दिख रही हैं। 12 मार्च को हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, सीएम भी बदल दिया और अब सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। तो क्यों दिया खट्टर ने इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। खट्टर ने सीएम पद के बाद अब विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। खट्टर करनाल सीट से विधायक थे। उनके इस्तीफे के बाद अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी खट्टर को पंजाब का राज्यपाल बना सकती है, यानी खट्टर की चुनावी पारी अब समाप्त हो गई है। दरअसल खट्टर के इस्तीफे के चलते बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। खट्टर पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और हरियाणा में इस समुदाय की आबादी 8% है। खट्टर के सीएम बनने के बाद पंजाबी समुदाय बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करता रहा है। ऐसे में खट्टर के इस्तीफे के बाद इस समुदाय की नाराजगी दिखाई दे रही थी। ऐसे में खट्टर को राज्यपाल बनाकर इस समुदाय को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि उसे इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जाट समुदाय का समर्थन मिलना मुश्किल है। वैसे संकट तो नायब सिंह सैनी की सरकार पर भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 8 महीने बाद होंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी को 6 महीने में ही विधानसभा चुनाव लड़ना है। क्योंकि सैनी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, साफ है बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले सीएम बदलने का दाव उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सीएम बदलने का खेल बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। विपक्ष मौके की तलाश में है और जहां मौका मिल रहा है वहां विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधने से चूक नहीं रहा है। शिवसेना यूपीडी के नेता उद्धव ठाकरे ने तो बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी को एक बार फिर बड़ा ऑफर दे दिया है। तो क्या कहा है उद्धव ने, देखिए ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने 5 दिन में दूसरी बार बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एमवीए में शामिल होने का ऑफर दिया है। यवतमाल के पुसाद में एक रैली में उद्धव ने कहा कि गडकरी का बीजेपी में अपमान हो रहा है, इसीलिए वो हमारे गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। उद्धव ने 8 मार्च को भी गडकरी को यही ऑफर दिया था। 8 मार्च को तुलजापुर में एक जनसभा में कहा था कि बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम है। एक नाम कृपाशंकर सिंह का भी है।
जिन पर बेनामी संपत्ति के बीजेपी ने ही आरोप लगाए थे। ऐसे आदमी का नाम देश के प्रधानमंत्री के साथ पहली लिस्ट में आया है, लेकिन प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे की बराबरी में जिन्होंने काम किया, उन नितिन गडकरी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। नितिन गडकरी, हिम्मत दिखाइए और बीजेपी छोड़ दीजिए। एमवीए की तरफ से चुनाव लड़िए, हम आपको जिता कर लाएंगे। गडकरी और अपमान ना करेंगे, हमारे साथ आ जाएं। उद्धव के बयान से साफ है कि बीजेपी गडकरी को अपमानित कर रही है, तो दूसरी ओर किसान भी बीजेपी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने किसानों की पंचायत को लेकर बड़ा फैसला किया है। तो क्या कहा है दिल्ली पुलिस ने, देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 1 महीने से किसान आंदोलन जारी है। किसान लगातार दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा और सतर्कता के चलते किसान इस बार दिल्ली कूच नहीं कर पा रहे। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे कल यानी 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। किसान संगठनों की तरफ से इसे लेकर दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई थी, जो उन्हें मिल गई है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन का कहना है कि हमने किसानों को कुछ शर्तों के साथ किसान महापंचायत की इजाजत दे दी है, जिसमें हमने किसान मोर्चा के नेताओं से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर देने को कहा था, जिसमें साफ लिखा गया है कि किसान दिल्ली पुलिस की शर्तों का पूरी तरह से पालन करेंगे। तो वहीं एसकेएम ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने महापंचायत आयोजित करने और दिल्ली नगर निकाय के सहयोग से पार्किंग स्थान और पानी, शौचालय और एम्बुलेंस जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। एसकेएम का कहना है कि ये महापंचायत शांतिपूर्ण होगी। इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब के किसानों को दिल्ली तक आने ही नहीं दिया। उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। बताते चले कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिरी में बात शेयर बाजार पर आए संकट की। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग से 1 साल पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयर क्रैश कर गए थे। अडानी की संपत्ति 70% तक कम हो गई थी और अब सेबी के चेयरपर्सन ने ऐसा बयान दिया है कि एक ही दिन में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तो क्या हुआ है शेयर बाजार में, जिससे निवेशकों को हुआ है बड़ा नुकसान, देखिए ये रिपोर्ट। शेयर बाजार के ओवर वैल्यूएशन का खेल चल रहा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने इसे लेकर अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे और अब सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने एक सख्त बयान दिया है। बुच ने कहा कि सेबी को छोटे और मध्यम उद्यम एमएसएमई कैटेगरी के शेयर कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ये हेराफेरी आईपीओ और सामान्य रूप से शेयरों की खरीद और बिक्री दोनों में है। हमारे पास इस बारे में पता लगाने की तकनीक है। हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि यह अभी शुरुआती चरण में है और बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत मिला तो इस पर एडवाइजरी जारी की जा सकती है। सेबी चेयरपर्सन के इस बयान से निवेशकों में घबराहट फैल गई है और एक समय सेंसेक्स 74,000 के उच्च स्तर को भी पार कर गया था, लेकिन इसके बाद उसमें तेजी से गिरावट शुरू हो गई। शेयर बाजार में हुई बड़ी गिरावट के चलते निवेशकों के करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस बीच दावा किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान शेयर बाजार से लिंक का पता लगाया है। ईडी ने दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाला से जुड़ी डीमैट खातों में मौजूद 1100 करोड़ रुपए के शेयर जब्त कर लिए हैं। टिब्रेवाला के पास सिगाची इंडस्ट्रीज, जेंसोल इंजीनियरिंग, विकास इकोटेक, टोयम स्पोर्ट्स, एलकेपी फाइनेंस जैसी 30 से भी अधिक कंपनियों के शेयरों में हिस्सेदारी थी। ईडी की कार्रवाई के बाद से इनमें अधिकांश शेयरों में गिरावट। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।